हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पाठशाला में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है भारत के राष्ट्रपति, जिसमें हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, जो एक जटिल प्रक्रिया है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, इसको समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, एवं राष्ट्रपति का एक संक्षिप्त विवरण और कुछ अनुच्छेद के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय में। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। दोस्तों, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। दोस्तों, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे एवं लगातार 2 कार्यकाल तक चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे, जो वर्ष 1962 से 1967 तक रहे। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगला डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनकी इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तब भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने डॉक्टर वी गिरी साहब। इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तत्कालीन न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्लाह। दोस्तों, वी गिरी जो भारत के राष्ट्रपति रहे, इनके समय द्वितीय चक्र की मतगणना करी गई। दोस्तों, अभी आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा द्वितीय चक्र की मतगणना क्या होती है। तो दोस्तों, याद कैसे करा जाएगा, वी गिरी में 2 बार वी आया है, तो 2 बार से द्वितीय चक्र की मतगणना हुई। दोस्तों, अगले भारत के इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति हो जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। यह प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। दोस्तों, निर्विरोध कैसे याद करा जाएगा, ये पहले से ही तैयार थे, यानी रेड्डी थे, तो इनके खिलाफ विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। अगले राष्ट्रपति एस वेंकटरमन, दोस्तों सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति बने, इम्पोर्टेंट है। अगला डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनके साथ भारत के 4 प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया। कैसे याद किया जाएगा दोस्तों, शंकर जी हैं तो शंकर भगवान के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा, तो भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने। अगले डॉक्टर KR नारायण, यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। APJ अब्दुल कलाम से आप लोग सब इत्तेफाक हैं। अगले भारत के राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। दोस्तों, यह होती 15वें नंबर की। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। एवं अगले राष्ट्रपति जो बनने हैं, NDA गठबंधन और UPA गठबंधन के बीच टक्कर है। NDA के हैं द्रौपदी मुर्मू और UPA के हैं यशवंत सिन्हा। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है एवं यह भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति पद पर आएगी। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू अभी इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रही, जो वहाँ की प्रथम महिला राज्यपाल रही। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यशवंत सिन्हा साहब की। यशवंत सिन्हा साहब वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। तो दोस्तों, यह थे भारत के राष्ट्रपति एवं इन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद। दोस्तों, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53, समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास समाहित होगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। दोस्तों, अभी इस पर चर्चा करते हैं, निर्वाचन मंडल पर। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वह है एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। दोस्तों, ये सुनने में इतना जटिल है, लेकिन हम इसको अभी थोड़ी देर में आसान बनाते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 56, जिसमें राष्ट्रपति पद की पदावधि यानी राष्ट्रपति की कार्यकाल बताया गया है, 5 साल का होगा। अगला अनुच्छेद दोस्तों 57, राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है।
इसमें कोई भी वो नहीं है संदेह। अगला अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के वेतन भत्ते। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। अन्य भत्ते मिलाकर ये ज़्यादा होगा, लेकिन जो एक बेसिक है इनका 5 लाख रुपए। अगला अनुच्छेद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पद की शपथ। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 के तहत कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। दोस्तों इम्पीचमेंट महाभियोग क्या होता है? इसके तहत यदि कोई राष्ट्रपति संविधान के दायरे से बाहर कार्य करता है तो लोकसभा या राज्यसभा में सर्वप्रथम कहीं भी इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। तत्पश्चात वह दूसरे सदन में जाता है, तत्पश्चात राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। तो दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? इसके जन्मदाता हैं हैमर, जो ब्रिटेन में जन्मे। एकल संक्रमणी मत प्रणाली में मत हस्तांतरित होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है एवं वरीयता क्रम होता है। मत हस्तांतरण मतलब अंतिम वाले का वोट किसी और को ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए इसे ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा गया है। दोस्तों वरीयता क्रम मतलब कोई उम्मीदवार उठे हैं तो उनको 5 उम्मीदवार उठे हैं तो उनको नंबर वाइज लगा देना, पहले नंबर पे किसको देना है, दूसरे नंबर पे किसको देना है, तीसरे नंबर पे किसको देना है, यह है वरीयता क्रम। दोस्तों इसका एक न्यूनतम कोटा होता है राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए, वो है कुल वैध मत बट्टे कुल सीट प्लस 1, या आप कह सकते हैं 51%। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए आपको न्यूनतम मत प्रतिशत या न्यूनतम कोटा प्राप्त करना ही होगा। राष्ट्रपति पद हेतु वर्तमान में 10,98,000 वोट है एवं जीत हेतु 5,49,001 वोटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो एकल संक्रमणी मत प्रणाली है, इसके अलावा यह राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव इसी रीति से होता है, राज्यसभा का चुनाव भी इसी रीति से एवं विधान परिषद का भी चुनाव इसी रीति से होता है, एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के आधार पर। तो दोस्तों अभी हमने अनुच्छेद 54 पढ़ा था जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ा था। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अंडरलाइन कर लेना, निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। दोस्तों 70वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1992 के तहत दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने की अनुमति दी गई। अनुच्छेद अमेंडमेंट 70 1992। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता? वो हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के नामित सदस्य। यहाँ निर्वाचित था, यहाँ नामित सदस्य व विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली की। तो दोस्तों इसमें वरीयता दी जाती है, जैसा कि अभी आपको वरीयता क्रम बताया गया था। माना राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं A, B, C, D और E। इनको वोट करा नीतीश, राहुल, संजय और विनय ने। तो यह क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस देंगे। माना नितिन ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, B को 5th, C को 2, D को 3, E को 4। ऐसे ही राहुल भी देगा, संजय भी प्रेफरेंस देगा और विजय भी प्रेफरेंस देगा। तो इसका वरीयता क्रम, जैसे A को वरीयता क्रम, प्रथम वरीयता क्रम में 55 वोट मिले, B को 28, C को 27, D को 26, E को 5। तो दोस्तों अब धीरे धीरे फिर यहाँ पर इसको द्वितीय वरीयता क्रम में दिया जाएगा, ऐसी तृतीय वरीयता क्रम, चतुर्थ वरीयता क्रम। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आसान भाषा में आखिर यह चुनाव होता कैसे है। तो दोस्तों इस चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग संभालता है। यह चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में
यह चुनाव 18 जुलाई को होना है तथा 21 जुलाई को इसके नतीजे आने हैं एवं 25 जुलाई को भारत को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, जिसमें द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस पद्धति के बारे में। दोस्तों अगर देखो दोस्तों, एक साधारण चुनाव है एवं जिसमें मतों की संख्या 100 है। कैंडिडेट ए, बी, सी, डी और ई है। माना 100 में इसको वोट मिल गए 40, इसको मिल गए 20, इसको मिल गए 15, इसको मिल गए 10 और इसको मिल गए 5। दोस्तों साधारण चुनाव में क्या होगा, जिसको सर्वाधिक मत होगा वह जीत जाएगा, अर्थात जिसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करे वह जीत प्राप्त कर लेगा। लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त करने ही होते हैं या न्यूनतम कोटा प्राप्त करना ही होता है। इसमें यह नहीं होता कि जिसने सर्वाधिक वोट प्राप्त करे वो जीत जाएगा। तो दोस्तों देखिए, माना 100 वोट हैं, इसमें भी उम्मीदवार हो गए ए, बी, सी, डी, ई। तो इसमें इसको मिले फर्स्ट प्रेफरेंस में माना 100 में से 45, 20, 15, 12 और 8। तो दोस्तों अभी भी यह न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाया। कौन? ए। इसमें ये नहीं कि ए के सर्वाधिक वोट हैं तो वो जीत गया। तो इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर अभी ए को सबसे ज़्यादा वोट हैं, लेकिन इसने न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त नहीं करा है, तो ये विजेता नहीं घोषित होगा। तो इसमें क्या करा जाएगा दोस्तों, इसमें द्वितीय वरीयता क्रम देखा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको इस रेस से बाहर कर दिया जाएगा, और जो इसको 8 लोगों ने प्रथम वरीयता में स्थान दिया था, इन 8 लोगों के सेकंड वरीयता क्रम वाले वोट गिने जाएंगे। तो माना इन 8 लोगों में से 3 लोगों ने या 4 लोगों ने इसको वोट दिए सेकंड प्रेफरेंस में, और 2 ने इसको दिए, 1 ने इसको दिया, 1 ने इसको दिया। तो दोस्तों इस तरह ए के हो गए 49, बी के 22, सी के 16, डी के 13। तो दोस्तों अभी भी ए न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाया है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब इस स्थिति में डी को, जो सबसे कम वोट प्राप्त करा है, हटा देंगे। इसके वोट हैं 12। अब इन 12 लोगों ने भी द्वितीय वरीयता क्रम में नंबर दिए होंगे, तो अब उनके नंबर देखे जाएंगे। तो माना इन 12 लोगों में से 4 ने दे दिए इसको, बाकी इधर बढ़ गए। तो दोस्तों इस हिसाब से अब ए ने न्यूनतम मत प्रतिशत के कोटे को प्राप्त कर लिया है। ए के मतों की संख्या हो गई 53 और न्यूनतम मत प्रतिशत है 51। तो दोस्तों यह चुनाव यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा और ए को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर प्रथम वरीयता क्रम में ही ए यहीं पर न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त कर लेता तो यहाँ पर द्वितीय चक्र की मतगणना नहीं होती। लेकिन दोस्तों ए ने प्रथम वरीयता में यह न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करा, तो हमें द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। द्वितीय चक्र की मतगणना में भी निष्कर्ष नहीं निकला, तो हम तीसरे वाले पे गए। तो दोस्तों यह प्रक्रिया तब तक चलती जाएगी जब तक न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त नहीं हो जाए। तो दोस्तों यह थी एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताना आपको वीडियो समझ में आई या नहीं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।